ओके, वेलकम बैक क्लास। तो लास्ट क्लास हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, याद होगा तुम लोगों को। तो मैंने लास्ट क्लास बीइंग द क्रैश कोर्स मैंने जल्दी में ये बताया था कि व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो यू कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। एंड एंगुलर मोमेंटम के तीन बेसिक फार्मूला बताया था हम लोगों ने, पढ़ा था। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए आर क्रॉस एम वी, दैट इज आर क्रॉस पी। रोटेशनल के लिए आई ओमेगा। एंड रोलिंग इज द मोस्ट जनरल वे ऑफ मोशन, लाइक ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो वो तीन फार्मूला। फिर मैंने बताया था कि dl by dt is equals to torque external, and if external torque is zero, angular momentum will remain conserved। तो हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे दो तीन और न्यूमेरिकल करेंगे एक ही का। नाउ, so what is the basic idea about conservation of angular momentum? We'll look for the torque. If torque is zero, angular momentum will remain conserved. If external torque is not zero, we'll go to the basic formula dl by dt is equals to, वहां चले जाएंगे, dl by dt is equals to torque external, वहां चले जाएंगे, उसके भी न्यूमेरिकल कुछ देर में करेंगे। बट एक और न्यूमेरिकल, तो ये रहा न्यूमेरिकल। मान लीजिए कि ऐसा है, मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है कि if radius of earth decreases to half of its value, if radius of earth decreases to half of its value, keeping mass same, like shrinking planet जैसा। ये planet shrink तो कर रहा है but mass same है, radius decrease हो रहा है। then what will be length of day, एक दिन में कितने घंटे होंगे ये बताएं। then what will be the length of the day? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। we are assuming that there is no external torque on the earth. Obviously there is no external torque on the earth because sun earth पे centripetal force लगाता है, and centripetal force सेंटर से पास होने के कारण एक्सिस ऑफ रोटेशन सन से लेंगे तो उसका टॉर्क जीरो होता है। मैंने बताया था कि थीटा जीरो एंड थीटा वन है। लाइक इफ दिस इज सन, आई एम टेकिंग सर्कुलर ऑर्बिट, वैसे इलिप्टिकल हार्डली मैटर्स, फोर्स तो हमेशा इधर ऐसे होगा। तो दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ। द फोर्स ग्रेविटेशनल will not produce any torque about this axis. This is the axis of rotation of the sun, sorry, earth. Then इसका कोई torque effect नहीं होगा। External torque zero, angular momentum will remain conserved. तो the motion of earth around sun, you can say circular motion होने के कारण I omega, ठीक है, because of pure rotation about an axis passing through sun. तो guys, इसका सॉल्यूशन वैसे नहीं है, आप लोग समझ लो। क्या लिखोगे? I1 omega 1 is equals to I2 omega 2, which is conservation of angular momentum, COAM। बट आप लोगों को बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं बैच, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि आप इसे लिखने के पहले ये जरूर ढूंढ लेंगे कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है या नहीं है। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तभी ये लिख सकते हैं। ये आपको चेक करना होगा कि एक्सटर्नल टॉर्क जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। पता चला कि आप जोश में आके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं और है ही नहीं, बिकॉज ऑफ टॉर्क है, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो हियर देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। एज्यूमिंग अर्थ बी a sphere, हालांकि स्फीयर नहीं है बट ठीक है, फॉर अ लार्ज स्केल, लाइक इतना बड़ा अर्थ होने के कारण इसके चेंजेस को अगर हम लोग जो भी इसमें इरेगुलरिटीज है उसको अगर नेग्लेक्ट करें, इट इज ए स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर 2/5 m²। तो दिस इज 2/5 m मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर इनटू ओमेगा इनिशियल पता है हमें, टाइम पीरियड 24 आवर से निकल जाएगा, बाद में बात करेंगे। ओमेगा इनिशियल is equals to 2/5 m, mass same but radius is now shrink to half, so half, that is r/2, so this is 2/5 m² omega final। of course आगे का कैलकुलेशन आप लोग जानते हो, ऐसे वेरी सिंपल, this is r² omega initial r²/4 omega final, hence the value for omega final is 4 times omega initial. This is our equation 1.
मतलब इसका एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा है। ये बातें आप लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, और मैं बहुत आप लोगों को पे विश्वास रखता हूँ कि सर I1 ओमेगा 1 में अगर एक टर्म घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज आर कांस्टेंट हियर। तो I इंटू ओमेगा में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटता है तो ओमेगा बढ़ता है। तो हियर सिंस रेडियस इज श्रिंक टू हाफ, mr स्क्वायर में अगर r की वैल्यू घटेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगी तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो देखिए ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। नाउ सेकेंड पार्ट जो इसका है वो बहुत आसान है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, एज वी नो 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसका मतलब कि फाइनल टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई 4 टाइम्स ओमेगा इनिशियल, दैट इज 24 आवर्स बाई 4। कैसे? दिस टर्म इज 24 आवर्स, 2 पाई बाई ओमेगा इनिशियल जिससे अर्थ अभी रोटेट कर रहा है, इट इज ओमेगा इनिशियल is 24 hours, तो making this term 24 by 4 that is 6 hours का डे हो। 6 hours का डे का मतलब दिन और रात मिला के होता है। डे, you don't think कि डे मतलब दिन और नाइट, मतलब डे मतलब होल डे मतलब इंक्लूडिंग द डे एंड द नाइट। तो इंटायर डे विल बी ऑफ 6 hours, ठीक है। एट दैट केस व्हेन द रेडियस इज श्रिंक टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू कीपिंग मास कांस्टेंट। सेम थ्योरी इज यूज्ड फॉर द डाइवर्स I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2। आपने देखा होगा कि ओलंपिक वगैरह में या नेशनल कॉमनवेल्थ गेम में कि जो कोई डाइव करता है तो उसके रोटेशन पे पॉइंट्स मिलते हैं। तो व्हाट दे जनरली डू, वो क्या करते हैं कि व्हेन दे डाइव विद सर्टेन एंगुलर स्पीड, जैसे उन्होंने हाइट जंप किया, किसी हाइट से जंप किया, तो हाइट से जंप करेंगे तो देयर बॉडीज का हर एक पार्ट मतलब एक्सटेंडेड रहता है एंड वो सर्टेन ओमेगा से, इनिशियल ओमेगा से जंप मारते हैं, बट रास्ते में अपने हाथ पैर को सिकोड़ लेते हैं। दे स्क्वीज देयर फुट एंड द हैंड टुवर्ड्स द बॉडी, वो शरीर की तरफ खींचते हैं, इससे उनका ओमेगा घट जाता है। स्क्वीजिंग इज जस्ट लाइक डिक्रीजिंग द एक्सपेंशन ऑफ द मास के फैलाव को कम करना, मास के एक्सटेंशन को कम करना। मास, हाथ मेरा ऐसे, पैर ऐसे है, तो मेरा जो मास तो मेरा कांस्टेंट है, तो द पार्ट्स ऑफ माय मास आर एट farther distance from the axis of rotation what I will make there while diving। जो मैं घूमूंगा तो ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे पेट के पास से पास होगा ऐसे, तो मेरा हाथ ऐसे है, तो मेरे मास का फैलाव ज्यादा है, फैलाव मतलब रेडियस की वैल्यू ज्यादा है, तो mr स्क्वायर ज्यादा होगा। when I will pull my hand and foot very close to my belly, मैं पेट के पास अगर मैं उसे स्क्वीज करूंगा तो मास का फैलाव कम हो जाएगा, रेडियस विल डिक्रीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज। आई टोल्ड यू कि दो टर्म कांस्टेंट है प्रोडक्ट, तो वन डिक्रीजेस, सेकंड इंक्रीजेस। तो मैं मास को अपने तरफ खींचूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगा। एंगुलर स्पीड बढ़ने से वो तेजी से, आई मीन दैट डाइवर मेक्स मेनी रोटेशन इन एट द लास्ट मोमेंट व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द वाटर। तो शुरू में तो उसका ओमेगा कम होता है, बट रास्ते में ओमेगा ज्यादा होता है एंड उसी के पॉइंट्स मिलते हैं। तो द फॉर्मूला यू विल यूज I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। व्हाट? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। क्लियर? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी कर लीजिए, जल्दी से लिखो प्लीज, जल्दी से।
Okay. Let's do another numerical, एक और numerical करते हैं हम लोग. तो क्वेश्चन ये शायद एससी वर्मा में है ये क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो ये याद हो गया है. So this is a question from SCB कि there is a boy holding an umbrella and that can rotate the umbrella about an axis passing through a platform on which he is standing. तो a boy, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, a boy with umbrella, open umbrella, is standing at the center of a platform. A boy with umbrella is standing गलत लिख दिया मैं, कोई बात नहीं, standing at the center of a platform which is free to rotate, about its axis, its own axis. This axis is passing through the boy and the umbrella. इतना नहीं लिखूंगा. This is also लिख ही देता. Passing through boy plus umbrella. The boy with umbrella is standing at the. मैंने बोला कि सर umbrella खुला है कि बंद है? खुला है umbrella, ठीक है, open umbrella. तो standing at the center of a platform which is free to rotate about axis passing through the boy plus umbrella. Moment of inertia मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, mi is the moment of inertia of boy plus umbrella is 3 into 10 का power -5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर यूनिट जानते होंगे, and that of platform is 2 into 10 का power -5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. If he starts spinning the umbrella, rotating ज़्यादा अच्छा है, the umbrella with 2 revolution per second, with respect to WRT is the with respect to himself. ये बहुत important point है, himself. Then find the angular speed with which umbrella starts rotating. With which, देखा ये पूरा क्वेश्चन लिखाने में यही होता है, umbrella starts क्वेश्चन समझने का कोशिश करेंगे. ये मेरे को नहीं मालूम है कि क्वेश्चन एससी वर्मा का कौन सा नंबर है, शायद 54 है क्या है, भूल गया. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एससीबी, वेरी फेमस क्वेश्चन. कोई खास, मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग जो है कोई खास न्यूमेरिकल नहीं है, बस इसमें सबसे खास जो बात है वो ये है, विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ. बाकी तो डेटा है, इसे जल्दी से लिखे क्योंकि मेरे पास तो जगह ही नहीं बचा कि मैं इसे सॉल्व करूं. ठीक है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है. A boy with umbrella is standing at the center of a platform which is free to rotate about its own axis passing through the boy and umbrella also. Moment of inertia of boy plus umbrella is 3 × 10⁻5 किलोग्राम. आपको यूनिट पता होगा, किलोग्राम mr square, and that of platform is 2 into 10 का power -5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 2 रिवोल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, इंपॉर्टेंट पॉइंट. जल्दी से लिखिए प्लीज.
ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये वाला पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, टू रिवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, और हमें नेट टॉर्क है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि फ्री टू रोटेट अबाउट द ग्राउंड, एंड दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व अबाउट द अम्ब्रेला, सॉरी अबाउट द प्लेटफॉर्म एक्सिस, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। चलिए बेटा, देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, और यहां पर एक बॉय खड़ा है, देखिएगा ध्यान से, ये उसका सर है, वो हाथ है ऐसे, ठीक है, और ये अम्ब्रेला है ऐसे। मैंने बोला है कि एक्सिस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज पासिंग थ्रू द बॉय एंड द अम्ब्रेला, कहीं लिखा हुआ है, देखिएगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ द प्लेटफॉर्म, एंड एज पर द क्वेश्चन, according to question, the platform is free to rotate about the free, मतलब there is no torque, but with respect to ground frame, no idiots, तो ground के respect में there is no external torque, but omega तो दिया है with respect to himself, with respect to himself मतलब with respect to platform, with respect to boy, तो हमें इसे ground के respect में करना पड़ेगा। इसे आप लोग समझ लीजिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने आप में एक वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के बजाय विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ इंफॉर्मेशन दिया है, तो आप लोग समझ लोगे बेटा कैसे, ध्यान से। तो ये अम्ब्रेला को मान लो कि घुमाना ऐसे शुरू किया, अम्ब्रेला को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया ओमेगा नाउ से, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड से, आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू बॉय। अब ध्यान से सुनना, ओमेगा का थोड़ा सेंस देख लो, अब थोड़ा ध्यान से मेरे को देखना तुम। मान लो मैं हूं बॉय, और ये नीचे मेरे पैर के नीचे क्या है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, मान लो, एज्यूम करो, मतलब ये सब कैसे मान ले, तो ये सब नहीं बोलने, ठीक है। चलो, मेरे हाथ में अम्ब्रेला, मेरे हाथ में अम्ब्रेला, उसका ये डंडा, मैं उस डंडे को ऐसे ऐंठूंगा, ट्विस्ट करूंगा, इस डंडे को जब मैं ट्विस्ट करूंगा, रोटेट करूंगा, तो घूमेगा, जब ये घूमेगा जब ये, तो मैं भी अम्ब्रेला के साथ घूम जाऊंगा, लेकिन प्लेटफॉर्म उल्टा घूमेगा। उल्टा क्यों घूमेगा? क्योंकि जब मैं ध्यान से समझना, जब मैं अम्ब्रेला को ऐसे ट्विस्ट करूंगा ऐसे, तो अम्ब्रेला के डंडे पर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाऊंगा, तो डंडा मेरे हाथ पे क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, तो मेरा पैर उल्टा घूमेगा, ठीक है, उल्टा घूमेगा, तो मैं जब उल्टा घूमेगा तो मैं प्लेटफॉर्म को भी घुमा दूंगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉय प्लस प्लेटफॉर्म का कितना दिया था, 3 × 10⁻⁵, अम्ब्रेला का कितना दिया था, 2 × 10⁻⁵, यही होगा ना डेटा, देख लेना एक बार, गलती से ये ना लिख दिया हूं कि मैं बॉय प्लस अम्ब्रेला ना ले लिया हूं, देखिए इसे चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है, याद नहीं रहा होगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉय प्लस प्लेटफॉर्म, फिर से वही लिख रहा था, अगर देख लेना, अगर वो लिखा, तो अगर ऐसा होगा तो उसको तुम लोग करेक्शन कर लेना, और उसको इशू नहीं बनाने का, क्योंकि सब याद नहीं रहता है। तो दिस इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉय प्लस प्लेटफॉर्म इज 3 × 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर स्क्वायर, and moment of inertia of umbrella is 2 × 10⁻⁵. Now angular momentum conserved रहेगा, तो initial angular momentum is equals to final. सिस्टम किसको लेंगे, तो तीनों को मतलब अम्ब्रेला, बॉय एंड प्लेटफॉर्म, तीनों को लेंगे। तो अम्ब्रेला, बॉय एंड प्लेटफॉर्म, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है, कैसे, बिकॉज इनिशियली अम्ब्रेला रेस्ट में था, बॉय रेस्ट में, स्टार्ट्स स्पिनिंग लिखा हुआ है, स्टार्ट्स स्पिनिंग, तो इनिशियल 0, फाइनल लिख रहा हूं, फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा अम्ब्रेला का अलग एंड प्लेटफॉर्म प्लस बॉय का अलग। प्लीज माइंड इट, मैं क्या लिख रहा हूं, U फॉर अम्ब्रेला हियर, P फॉर प्लेटफॉर्म,
इन देखो अम्ब्रेला ऐसे घूमेगा, मेरा पैर उल्टा घूमेगा, तो मेरा पैर उल्टा घूमेगा तो मैं प्लेटफॉर्म को भी घुमा दूंगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। तो जब मैं ऐसे घूमूंगा तो प्लेटफॉर्म भी उल्टा घूमेगा, तो मैं एंड प्लेटफॉर्म सेम सेंस में घूमेंगे और अम्ब्रेला उल्टा घूमेगा, ये समझना है प्लीज। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अम्ब्रेला, अब मैं जब अम्ब्रेला को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो प्लेटफॉर्म घूमेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं तो डाउनवर्ड को निगेटिव लूंगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होता है। तो लिखूंगा आई ओमेगा, तो अम्ब्रेला का आई इज द आई यू एंड ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, यही समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर कोई फायदा नहीं है। माइनस माइनस क्यों वो समझा रहा हूं, प्लेटफॉर्म प्लस वाई इंटू ओमेगा। अब आप इसको समझाऊंगा, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं इसको। दिस ओमेगा इज विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया था आप लोगों को, चेंज ऑफ फ्रेम भी पढ़ाया था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, बिकॉज ओमेगा angular speed of umbrella with respect to ground is equals to angular speed of umbrella with respect to platform plus angular speed of platform with respect to ground, ये पढ़ा चुका हूं मैं। angular speed of umbrella with respect to ground is equals to angular speed of umbrella with respect to platform, और y सेम है क्योंकि y एंड प्लेटफॉर्म साथ में रोटेट कर रहा है, तो लिखेंगे प्लस ओमेगा नॉट क्योंकि मैं अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं, एंड इसको लिखेंगे प्लस माइनस ओमेगा क्योंकि डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया। क्लियर, हेंस देयरफॉर हमें निकालना है ओमेगा ऑफ द प्लेटफॉर्म, हेंस लिखेंगे आई ऑफ अम्ब्रेला इनटू ओमेगा नॉट माइनस आई ऑफ अम्ब्रेला प्लस आई ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस वाई इनटू ओमेगा, मतलब ओमेगा वाले टर्म को एक जगह, ओमेगा नॉट वाले टर्म को एक जगह। हेंस ओमेगा की वैल्यू इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अम्ब्रेला इनटू ओमेगा नॉट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अम्ब्रेला प्लस प्लेटफॉर्म प्लस y। नाउ वैल्यू रखो, दिस इज 2 into 10 का पावर -5 into 2 रिवोल्यूशन, एंड इन दोनों को जोड़ने पर 5 into 10 का पावर -5। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, दिस इज 0.8 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तुम लोग को जो समझना है वो यहां समझना है, यहां समझना है, और ये माइनस क्यों लिखा ये समझना है। तो मैंने क्यों लिखा यहां पे बता दिया, मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया। इनिशियल 0 क्यों लिया, क्योंकि सब कुछ टेस्ट में था। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई होगी डेटा में, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन 54 नंबर शायद है, देख लेना ठीक है, मेरे पास बुक अभी नहीं है, 54 नंबर है शायद एससी वर्मा का, डेटा में सही। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा बॉय एंड अम्ब्रेला लिखा हूँ, मेरे को लिखना चाहिए था बॉय एंड प्लेटफॉर्म, कोई बात नहीं। लेकिन ये समझो कि अम्ब्रेला को ऐसे घुमाऊंगा तो मैं ऐसे घूमूंगा, क्योंकि टॉर्क मैं अम्ब्रेला पे ऐसे लगाऊंगा तो अम्ब्रेला का डंडा मेरे को उल्टा घुमाएगा, तो मैं प्लेटफॉर्म के साथ घूमूंगा, क्योंकि मेरा पैर ऐसे घूमेगा तो प्लेटफॉर्म भी घूम जाएगा। ठीक, जल्दी से लिखो प्लीज, ये अच्छा क्वेश्चन है प्लीज।
ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, लिखिए, हेडिंग दीजिए रोलिंग मोशन। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के और भी न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, बट मैं मजबूर हूँ बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ मैं। माफ़ी तो नहीं मांगूंगा क्योंकि इस ये आप लोगों का क्रैश कोर्स है बच्चों। हम लोगों को मैं 10 क्लास तो रोटेशन को नहीं दे सकता, 3 क्लास दिया हूँ बेटा। ठीक है, चलो, तो रोलिंग मोशन किसे कहते हैं? ठीक है, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो ट्रांसलेशन मोशन तो तुम लोग को याद होगा, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, एंड रोटेशन मतलब बॉडी घूमे वहीं पे। बट ऐसा कोई बॉडी जो जो चले भी और घूमेगी, आगे भी बढ़े और घूमे भी, केवल घूमे वहीं पर। जैसे चक्का किसी कीचड़ में फंस गया हो, या कोई व्हील को हमने एक्सेल लगा दिया और हवा में टांग के ऐसे ऐसे घुमा रहे, तो हो गया रोलिंग मोशन। और कोई बॉडी ऐसे केवल मूव करे, रोटेट ना हो सेंटर ऑफ मास के बाद, तो ट्रांसलेशन। बट कोई बॉडी चले भी और घूमे भी तो रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बोथ। ओके, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन या एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऐसे लिख देता हूं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है समझने में। तो ये मान लीजिए कोई स्फीयर है, कोई रिंग है, कोई डिस्क है, जो ट्रांसलेट भी कर रहा है एंड रोटेट भी कर रहा है। ट्रांसलेट एंड रोटेट दोनों कर रहा है, ये ट्रांसलेट एंड रोटेट दोनों कर रहा है। हमें मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया ये है कि आपको टॉप मोस्ट पॉइंट या पॉइंट बी जो एंगल थीटा बना रहा है विद द वर्टिकल, या ये पॉइंट सी या ये पॉइंट डी का वेलोसिटी बताना है। कोई भी पॉइंट हो सकता है, जनरल यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है, बीच में भी कोई पॉइंट ले सकते हैं r/2 पर। r इज द रेडियस। तो एक r रेडियस का कॉन्फ़िगरेशन है व्हिच इज अंडर रोलिंग मोशन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ a, b, c एंड d। तो इसको फाइंड करने का तरीका है कि ट्रांसलेशन एंड रोटेशन को अलग अलग पढ़ के और कंबाइन कर दिया जाए। तो तरीका क्या है देखिए, सबको लिखना बंद कर देगा और सीख लो। मेरे टीचर तो कभी बोला करते थे कि रोलिंग इज दैट चला लो एंड घुमा लो। यस, चला लो मतलब ट्रांसलेशन, घुमा लो मतलब रोटेशन। चलो देखो कैसे। पहले ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझना, सुनना ज्यादा है, लिखना बाद में है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और 12 घंटे तक रहता है वीडियो, ठीक है, हमारे इस पे ऐप पे। तो इधर देखिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर v है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी। कैसे? ट्रांसलेशन में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, यहाँ की वेलोसिटी भी v होगी, यहाँ की भी वेलोसिटी v होगी। ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में हर एक पॉइंट को सेंटर ऑफ मास के बराबर वेलोसिटी दे देते हैं। ट्रांसलेशन मोशन में हर एक पॉइंट को सेंटर ऑफ मास के बराबर वेलोसिटी दे देते हैं। तो ट्रांसलेशन मोशन में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी सबको दे दिया। ये हो गया ट्रांसलेशन। अब रोटेशन में क्या करते हैं? तो रोटेशन में सेंटर ऑफ मास के बाद बॉडी को घुमा देते हैं। सेंटर ऑफ मास के बॉडी को, जैसे देखिए ना यहाँ पे दिया हुआ है एंगुलर स्पीड, तो मैंने घुमा भी दिया। अब याद कीजिए, सर्कुलर मोशन आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, कोई बॉडी घूम रहा है, केवल घूम रहा है, क्योंकि ट्रांसलेशन अलग रोटेशन अलग कर दिया, एकदम ऐसे डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा। ट्रांसलेशन अलग, रोटेशन अलग। तो ये नहीं मानोगे कि अब आगे जा रहा है, केवल वहीं पे घूम रहा है, बिकॉज वी हैव सेपरेटेड दीज टू मोशन। वी हैव सेपरेटेड ट्रांसलेशन, रोटेशन। In translation, the body will only move. In rotation, the body will only rotate. If we will combine, this will become. तो ट्रांसलेशन अलग किया, रोटेशन अलग किया, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बॉडी आगे भी जाएगा और घूमेगा। बट हियर बॉडी केवल आगे जाएगा, घूमेगा नहीं। बॉडी केवल घूमेगा, आगे नहीं जाएगा, बिकॉज ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। नाउ प्योर रोटेशन इज द सर्कुलर मोशन का थ्योरी लग सकता है। तो सर्कुलर मोशन की थ्योरी में पढ़ाया है, यहाँ का वेलोसिटी r ओमेगा होगा, v इक्वल्स टू r ओमेगा। यहाँ का वेलोसिटी भी r ओमेगा होगा, टेंजेंट की तरफ होता है, r ओमेगा टेंजेंट की तरफ होता है। यहाँ का वेलोसिटी r ओमेगा टेंजेंट की तरफ पीछे होगा, यहाँ का r ओमेगा टेंजेंट की तरफ ऊपर होगा। r ओमेगा 90 डिग्री पर होता है टेंजेंट से, 90 डिग्री पर, और ये भी 90 हो गया। अब दोनों को कंबाइन कर दो, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन।
तो कंबाइन करोगे तो तुम लोग को कंबाइन का मतलब मोशन का कॉम्बिनेशन मतलब वेक्टर कॉम्बिनेशन, वेक्टर कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया मेरे बच्चों ये v है ये ओमेगा है तो v प्लस आर ओमेगा, ये है v और r ओमेगा पीछे बीच का एंगल 180 है तो स्केलर डिफरेंस v माइनस r ओमेगा, एंड ये v राइट में और ओमेगा ओमेगा ऊपर है r ओमेगा ऊपर है तो बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ का वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ कोशिश करना क्योंकि जगह कम है, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। किसी और पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए जगह कम है तो मैं बता दूंगा जब एक और फोटो बनाऊंगा तो ये हो गया यहाँ का वेलोसिटी, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, यहाँ की वेलोसिटी को मैं v लिख देता हूँ v डैश, द वैल्यू फॉर v डैश इज यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कैसे समझते होगे तुम लोग, कैसे v राइट में है आर ओमेगा ऊपर है बीच का एंगल 90 तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी इस जनरल पॉइंट का नहीं निकाल पाए वो जगह नहीं है, बट ये समझ लो ये समझने की जनरल पॉइंट एक पॉइंट जब छूट गया, एक पॉइंट छूट गया सर, मजा आ गया सर, एक पॉइंट सर ने छोड़ दिया, मारेंगे हाँ ठीक है। इधर देखो जो समझाना है वो समझाना है, क्या समझाना है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मतलब चला लो घुमा लो, तो बार बार ऐसे फोटो बनाओगे तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, चलाओगे तो वी राइट 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 सबको राइट, और घुमाओगे तो क्लॉकवाइज तो यहाँ का राइट यहाँ टेंजेंट घूम, देखो क्लॉकवाइज घूम रहे तो आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, ऐसे मतलब तुम एक ही फोटो में अपने मन से यहाँ पर दिमाग लगा के तुम उस पे पहुंच सकते हो बिना इस दोनों फोटो बनाए हुए, ये दोनों बिना फोटो बनाए हुए उसको उसके पहुंच सकते हो। कैसे, चला लो सर, चला लो घुमा लो, ऐड हो गया सर, चला लो राइट वर्ड घुमा लो सर, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देके आप करोगे तुरंत हो जाएगा, और ये बहुत आसान काम है, ये टफ काम नहीं है कि सर ये इसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, नहीं, चला लो घुमा लो ऐड कर दो कम में, ये सर रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन इज ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ट्रांसलेशन अलग रोटेशन अलग, ट्रांसलेशन में बॉडी आगे जाएगा घूमेगा नहीं, रोटेशन में बॉडी केवल घूमेगा आगे नहीं जाएगा, दोनों को कंबाइन करेगा तो आगे भी जाएगा घूमेगा भी। क्लियर, चलो लिखो जल्दी से लिखो क्योंकि इसके न्यूमेरिकल, चलो मैं उस पॉइंट का भी जगह है यहाँ पे ना तो उस पॉइंट को भी यहाँ दिखाई दूँ, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं कि कुछ और, देखो इधर देखो ना लाइको, ये वाला पॉइंट ठीक है, ये वाला पॉइंट में v राइट है, देखो v राइट में है और r ओमेगा टेंजेंट की तरफ है, r ओमेगा टेंजेंट की तरफ, ये एंगल कितना है थीटा, तो क्लियर है ये एंगल भी थीटा होगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा v रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2v r ओमेगा cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे मार खाओगे, v किधर है राइट वर्ड, r ओमेगा किधर है टेंजेंट की तरफ, तो v एंड r ओमेगा के बीच का एंगल, v एंड r ओमेगा के बीच का एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, याद होगा ये एंगल थीटा, तो नाउ मेरे पास दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जल्दी से लिखो प्लीज, रोलिंग को फिर से बता दूं, ट्रांसलेशन रोटेशन,
चला लो, घुमा लो, कंबाइन कर दो। यही थ्योरी एक्सेलरेशन के लिए भी लगेगा। कैसे? अगर ये a है और ये अल्फा है तो यहाँ लिखेंगे v की जगह a और r ओमेगा की जगह r अल्फा, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस r अल्फा। r अल्फा पता है ना, सर्कुलर मोशन में पढ़ा चुका हूँ मैं, रोटेशन r अल्फा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, a इज इक्वल्स टू r अल्फा। तो क्या रहा हूं मैं? चलो इधर देखो, जल्दी से लिखो प्लीज। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसका लीनियर एक्सेलरेशन a है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है क्लॉकवाइज सेंस में, तो तुम लोग इसी थ्योरी का यूज करके ये बता सकते हो कि यहाँ की एक्सेलरेशन a प्लस आर अल्फा, यहाँ की नेट एक्सेलरेशन a माइनस आर अल्फा, यहाँ की एक्सेलरेशन a इधर आर अल्फा, चला लो घुमा लो, अरे a राइटवर्ड और यहाँ का क्लॉकवाइज है तो यहाँ का टेंजेंट डाउनवर्ड होगा, तो दिस इज अंडर रूट, ये मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ का एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन a रिजल्टेंट ऐसे होगा जिसकी वैल्यू होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आर अल्फा आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ऐसे। तो जो थ्योरी वेलोसिटी का है वही थ्योरी एक्सेलरेशन का होगा, ठीक है। Now, rolling motion is the combination of translation. There is a special case of rolling known as pure rolling. A special case of rolling is pure rolling. लिखना पड़ेगा, pure rolling is a special case of rolling. Pure rolling or rolling without slipping. तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे प्योर रोलिंग ही लोग बोलते हैं, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट, तो इसको लिखो, जल्दी से लिखो, टाइम नहीं। प्योर रोलिंग किसे कहते हैं या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग किसे कहते हैं? तो एक ऐसा रोलिंग जिसमें सरफेस के रिस्पेक्ट में बॉडी स्लिप ना करे, फिसले नहीं। तो देखो, अगर ये कोई बॉडी है और ये कोई सरफेस है और बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में यहां पर, तो प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि बॉडी सरफेस पे फिसले नहीं, स्लिप ना हो। तो स्लिप कोई भी बॉडी तभी नहीं होगा जब दोनों की वेलोसिटी, मतलब बॉडी की वेलोसिटी एंड सरफेस की वेलोसिटी सेम हो जाए। तो फॉर प्योर रोलिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ, ऐसे बाद में एक्सेलरेशन, फॉर प्योर रोलिंग वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑफ बॉडी in contact with the surface. For pure rolling, the velocity of lowest point of the body in contact with the surface must be seen. The velocity of contact point of the body in contact with the surface must be same as that of surface velocity, at that of surface, मतलब ये कि velocity of the bottommost point or the lowest point, bottom point or bottommost point is equals to velocity of the surface in contact. ये है कंडीशन ऑफ, एक मिनट दिख रहा है ना ये सबसे नीचे, हाँ ठीक है। तो
बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये है प्योर रोलिंग की कंडीशन। और सेम थ्योरी एक्सेलरेशन की भी लग सकता है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ सरफेस, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों लिख रहे थे। तो ये जरूर याद रखना, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। ठीक है, देखिए जल्दी से इतना, मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी कुछ देर। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट में देखिए, जैसे ये मान लीजिए इसका पॉइंट ए नाम है और इसका पॉइंट बी नाम है। तो ए इज द पॉइंट ऑफ द बॉडी एंड बी इज द पॉइंट ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वेलोसिटी किधर लेना है, तो सरफेस के अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस। ठीक है, अलोंग द सरफेस, टेंजेंट टू द सरफेस। यही है प्योर रोलिंग की कंडीशन। यार सिंपल सी लॉजिक है, अगर दो बॉडीज की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 हो जाए तो यार वो रेस्ट में, यार स्लिप नहीं कर रहे हैं, फिसल, हम लोग फ्रिक्शन नहीं पढ़े हैं यार। फ्रिक्शन में क्या पढ़ें कि अगर बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और उसको हम बोलेंगे कि स्लिप कर रहा है। अगर दोनों एक साथ मूव करेगा तो कहाँ स्लिप कर रहा है। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक, आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स। तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कॉमन सरफेस की तरफ या सरफेस की तरफ या टेंजेंट की तरफ 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है, या दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखो, ये मान लो कि सरफेस है और सरफेस रेस्ट में, सरफेस एट रेस्ट। अब मान लो कि ये वेलोसिटी v से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है और रेडियस r है। तो फाइंड द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, तुम्हारा क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। तो तुम लोग पॉइंट ए का वेलोसिटी निकालो। देखो सॉल्यूशन देखो कितना आसान है। ये वेलोसिटी v से आगे जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ की वेलोसिटी कुछ देर पहले बताई थी v माइनस आर ओमेगा। कैसे, चला लो घुमा लो, चलाओगे तो वेलोसिटी राइट में, घुमाओगे तो लेफ्ट में। नाउ वेलोसिटी ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द सरफेस। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज v माइनस आर ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ सरफेस इज 0, hence v is equals to r omega is the condition of pure rolling for this numerical only. Numerical change, theory वही, आंसर से डिफरेंट। ये थ्योरी है, दिस इज द थ्योरी, दिस इज योर आंसर, बट दिस आंसर इज ओनली फॉर दिस न्यूमेरिकल। ना अगर मैं वेलोसिटी की जगह 2v लिख दूं या नीचे का सरफेस मूवेबल मान लो, प्लैंक पे मूव कर रहा है, तो ये आंसर नहीं आएगा, बट थ्योरी यही रहेगा सबके लिए। तो थ्योरी इज सेम फॉर ऑल क्वेश्चंस, बट आंसर विल बी डिफरेंट एज पर द गिवन डेटा। ओके, जल्दी से लिखिए तो मैं और भी न्यूमेरिकल करा।
आगे बात कीजिए। एक और मूवमेंट, मान लीजिए कोई प्लैंक है and this plank is moving with the velocity of 5v. This is moving with the velocity of v. Question, अगर रेडियस r दे रखा है, in which sense and with what angular velocity the body, maybe ring, maybe disc body, should rotate such that it is under pure rolling. Pure rolling. It is under pure rolling. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है कि कितने एंगुलर स्पीड से घूमना चाहिए कि ये प्लैंक पे प्योर रोलिंग करे। सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखिए सॉल्यूशन का पार्ट कितना आसान है, देखिएगा ध्यान से। तो अब हमें ये तो पता नहीं है कि ये बॉडी किस सेंस में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आप लोग कोई भी सेंस मान सकते हो। अगर सॉल्व करने पर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कि जो सेंस आपने माना है वही सही है। निगेटिव आ गया तो मतलब आपको सेंस उल्टा लेना होगा, वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या मान लो बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या मान लो? क्लॉकवाइज मान लो, कोई बात नहीं, क्लॉकवाइज मान लो। चलो, तो मान लो कि ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है क्लॉकवाइज, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है ना। इस बॉडी को चला लो, घुमा लो, तो सॉल्यूशन का पार्ट देखो कितना आसान है। इसके लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी देखो, v आगे है, राइटवर्ड है, और ओमेगा क्लॉकवाइज है, तो यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी v माइनस आर। नाउ फॉर प्योर रोलिंग v minus r omega, velocity of the bottommost point must be equal to velocity of the surface, that is 5v. Hence r omega is equals to minus 4v. Hence omega is equals to minus 4v by r is the answer. आंसर यही हो गया, बट आप माइनस नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे 4v by r in, हम लोगों ने क्लॉकवाइज माना था, आंसर निगेटिव आ गया तो बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। योर फाइनल आंसर इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 4v by r, बिकॉज v was given, रेडियस was given, तो सब कुछ पता है। इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस, मैं इसका एंटी क्लॉकवाइज वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, बट आप समझ रहे हैं। तो ये तरीका देखिए कितना आसान है भाई साहब, चला लो, घुमा लो, और एक थ्योरी याद रखना है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी सरफेस के बराबर होगी, या बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन सरफेस के बराबर होगा। जल्दी से इसको भी लिखिए और भी न्यूमेरिकल करते हैं।
जाओ बस, ठीक है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग में आपको यही यूज करना है और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। क्या करना है, किसी प्योर रोलिंग में हम लोग एक क्लास के बाद शायद हम लोग पढ़ेंगे प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो वहां पर भी यही करना है। बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, अगर उसमें एक्सेलरेशन का जिक्र हो रहा है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन सरफेस के बराबर होना चाहिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी सरफेस के बराबर होनी चाहिए। तो प्योर रोलिंग में ये कंडीशन v इक्वल्स टू आर ओमेगा हमेशा वैलिड नहीं है, तो तब वैलिड है जब सरफेस रेस्ट में है। देखिए यहाँ पे v इक्वल्स टू आर ओमेगा कहाँ आ रहा है, यहाँ v इक्वल्स टू आर ओमेगा बाई 4 आ रहा है। तो व्हाट आई टोल्ड यू कि प्योर रोलिंग का कंडीशन v इक्वल्स टू आर ओमेगा नहीं होता है। प्योर रोलिंग का कंडीशन होता है कि सरफेस की वेलोसिटी एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। उससे जो आंसर आएगा दैट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग फॉर दैट न्यूमेरिकल ओनली। न्यूमेरिकल चेंज, आंसर चेंज, थ्योरी वही रहेगा। तो अब हम लोग एक बहुत अच्छा चीज पढ़ रहे हैं and that is the direction of friction in rolling motion। प्लीज ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे को, ठीक है, लेकिन पढ़ना अच्छे से। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन, रोलिंग मतलब प्योर रोलिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके। केस 1, मान लो ये कोई बॉडी है जिसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जो भी मान लो v एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये कोई बॉडी है जिसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा है और ये क्लॉकवाइज है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या आएगी, v माइनस आर ओमेगा। मान लिया सरफेस रेस्ट में है, इन रोलिंग लेट सरफेस एट रेस्ट। नहीं भी होगा तो तरीका वही होगा जो यहां पर यूज करेंगे। तो हमारा सरफेस रेस्ट में लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v माइनस आर ओमेगा। इसे ध्यान से सुनना, एक मिनट दरवाजा बंद। तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v माइनस आर ओमेगा है, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v माइनस आर ओमेगा है, ठीक है। इफ v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, सरफेस रेस्ट में अगर v का वैल्यू आर ओमेगा से बड़ा हो गया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जाएगा। अगर v का वैल्यू आर ओमेगा से बड़ा हो गया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जाएगा। v का वैल्यू आर ओमेगा से बड़ा हो गया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जाएगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। हेंस फ्रिक्शन म्यू के टाइम्स नॉर्मल, क्योंकि बॉडी स्लिप करेगा। अरे भाई v का वैल्यू आर ओमेगा से ज्यादा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे फिसलेगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा और किधर रहेगा, लेफ्टवर्ड लगेगा। कितना आसान है, देखते रहिएगा। केस 2, ये सब आपको याद रखना है और ये बहुत आसान है समझना। v का वैल्यू आर ओमेगा से छोटा है तो तुम लोग ये समझना आसान है, ये खोपड़ी का यूज तो करना पड़ेगा। v का वैल्यू आर ओमेगा से छोटा है तो ये निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे जाएगा, फ्रिक्शन आगे लगेगा, बट काइनेटिक ही लगेगा और आगे लगेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे जा रहा है। ये दोनों केस बहुत आसान है। तीसरा केस सबसे मुश्किल है, यही तो सबसे बेस्ट पार्ट है रोलिंग प्योर। अगर v का वैल्यू आर ओमेगा हो इस केस को कहते हैं प्योर रोलिंग फॉर दिस न्यूमेरिकल। फॉर दिस केस, दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग। कैसे, सरफेस रेस्ट में तो फ्रिक्शन 0 होगा और 0 नहीं भी हो सकता है। फ्रिक्शन 0 होगा जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। फ्रिक्शन इज 0 व्हेन F external is 0. Friction is not equal to 0 when F external is not equal to 0. तो अगर V का वैल्यू R ओमेगा मतलब प्योर रोलिंग हो गया तो फ्रिक्शन 0 भी हो सकता है और नहीं भी, 0 भी हो सकता है और नहीं। कैसे, ये डिसाइड करेंगे। ओके, ये मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, इसे याद रखना पड़ेगा। ये बहुत टफ चीजें हैं, बहुत आसानी से लिखा जा रहा है, यहाँ पे याद रखना है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी कब, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है।
तो एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू नॉन जीरो होगी, अब एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो होगा, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क नॉन जीरो होगा किसी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, आगे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्योर रोलिंग को कहते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में रहता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, वर्चुअली रेस्ट में रहता है, वर्चुअली रेस्ट में रहता है। वर्चुअली रेस्ट मतलब वो कुछ देर के लिए जब कांटेक्ट में आएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसकी और रेस्ट में नजर आएगा, कुछ देर के बाद तो वो पॉइंट ऊपर चला जाएगा और नया पॉइंट कांटेक्ट में आएगा। तो जो भी बॉडी रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और फ्रिक्शन लग रहा है, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और फ्रिक्शन लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। इसलिए फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यूएस टाइम्स नॉर्मल, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये कुछ भी हो सकती है, जीरो से लेके म्यू टाइम्स नॉर्मल के बीच में कुछ भी, जीरो से लेके म्यू टाइम्स नॉर्मल के बीच में कुछ भी, लेकिन म्यू के टाइम्स नॉर्मल नहीं। ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे प्लीज। एंड जनरली फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगती है। जनरली फ्रिक्शन opposes external force। ये प्लीज ये भी याद रखेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या बता रहा हूं। इसको जरूरी, ये तो पीस ऑफ केक, इट्स मस्त। कैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे जा रहा है, फ्रिक्शन आगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। बट ये समझना है, इसे रट्टा मारना है। समझाने का मेरे पास उतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मेरे को क्लास तो मैं लूंगा 4 या 5 क्लास लूंगा हर एक में एटलीस्ट। ठीक है, लिखिए जल्दी से। प्लीज मेमोराइज दिस। प्योर रोलिंग में अगर देखो, प्योर रोलिंग में अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर लगेगा तो स्टैटिक नेचर का होगा, स्टैटिक नेचर का होगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि बॉडी रेस्ट में रहता है, क्योंकि डेफिनेशन ही है प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी सर? 0 से लेके म्यू टाइम्स नॉर्मल के बीच में कुछ भी। एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, उसे सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। एग्जाम्पल देखिएगा प्लीज। ये कोई स्फीयर है, स्फीयर है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक फोर्स लगा रहे हैं F,
एफ की वैल्यू हमें पता है, गिवन स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रेडियस आर है, इट इज अ रफ सरफेस, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नॉट गिवन, ठीक है। इफ द स्फीयर हैविंग मास m, रेडियस r is doing pure rolling, how much friction is acting on this sphere? प्लीज क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। ये फोर्स दे रखा है, दिस इज गिवन, रेडियस इज r, मास इज m, दिस सरफेस इज रफ। इफ a sphere is doing pure rolling on plank, on surface, then find the value of friction। तो बोलोगे सर फ्रिक्शन तो म्यू टाइम्स mg होगा, इडियट्स, मैंने म्यू ही नहीं दिया। फ्रिक्शन म्यू टाइम्स mg होगा तब जब लिमिटिंग लोगे तब, और हमने बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके म्यू टाइम्स नॉर्मल कुछ भी हो सकती है, इसलिए फ्रिक्शन को म्यू टाइम्स नॉर्मल नहीं लिखेंगे। सॉल्व कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीख लेंगे, इससे 50 क्वेश्चन कर सकते हैं आप, इससे 100 क्वेश्चन कर सकते हैं आप, याद रखेंगे। सॉल्यूशन देखिए, तो मैंने जो आज थ्योरी पढ़ाया उसका यूज करेंगे। मान लीजिए कि ड्यू टू दिस फोर्स this sphere is doing pure rolling with a linear acceleration a and angular acceleration alpha। तो इसमें दो चीजें और अननोन हो गई, क्या क्या, a एंड अल्फा, दोनों अननोन हो गई, दो अननोन हो गई हैं, a एंड अल्फा, बट ये प्योर रोलिंग कर रहा है। तो प्योर रोलिंग में अगर सरफेस रेस्ट में कुछ नहीं मेंशन है, तो याद रखेंगे कि अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो डिफॉल्ट माना जाता है कि सरफेस रेस्ट में है, तो ये माना जाता है कि सरफेस रेस्ट में लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो सबसे पहले फॉर प्योर रोलिंग यहां लिख रहा हूं मैं ध्यान से, फॉर प्योर रोलिंग पहला टर्म जो कि हमको आता है, तो हम सबसे पहले वो निपटाएंगे जो हमें आता है। v का वैल्यू आर ओमेगा, क्योंकि सरफेस रेस्ट में है, सरफेस रेस्ट में तो v का वैल्यू आर ओमेगा मारूंगा, तुम लोग को ही बताया, तो a का वैल्यू आर होगा, कैसे, v का वैल्यू आर ओमेगा तो a का वैल्यू आर अल्फा, यहाँ v एंड यहाँ फोर्स का जिक्र है, टॉर्क का जिक्र है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, v का वैल्यू आर अल्फा। ना तुम लोग को एक टर्म और पढ़ा देता हूं मैं, तुम लोगों को बताया हूं मैं कि L का वैल्यू वी नो, ये यहां समझना प्लीज, अच्छे से समझना, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है अब तक का, मान के चलना, ठीक है। वी नो L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, कैसे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आई ओमेगा आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने बताया था आई सी एम ओमेगा। देखना तुम कॉपी कल का खोल के देखना कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम हमेशा आई सी एम इनटू ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई सी एम इनटू ओमेगा। तो रोलिंग में पढ़ाया था, रोलिंग का जो लास्ट वाला पार्ट देखना, रोलिंग मोशन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई सी एम इनटू ओमेगा। अब मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो dl by dt is equals to ICM into d omega by dt, hence external torque, याद है dl by dt torque external, कल बताया हूं सारा, is equals to ICM into alpha about center of mass, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। external torque about center of mass is ICM into alpha, इसका यूज करने वाला हूं मैं, पहले ये लिख लो अच्छे से, ठीक है, और जगह बनाओ, मेरे को जगह नहीं है लिखने का, ये फिर से बता रहा हूं, कल कॉपी देखो मैंने लिखाया था एंगुलर मोमेंटम इज RCM क्रॉस विद MVCM प्लस ICM इनटू ओमेगा, और ICM इनटू ओमेगा को लिखा था एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास ICM ओमेगा, डिफरेंशियल ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल्स टू ICM इनटू अल्फा, टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा, टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा, ठीक है, जल्दी से लिखो। मैं इसे मिटाने वाला हूं, जल्दी से लिखो।
इस क्वेश्चन की हेल्प से आप बहुत कुछ बना सकते हो, रिंग हो, डिस्क हो, इंक्लाइन प्लेन हो, सब कुछ। हालांकि इंक्लाइन प्लेन अलग से पढ़ाऊंगा मैं, डोंट यू वरी, बट इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने मन से कर सकते हो। अभी तो मैं सोल्यूशन आधा भी नहीं बताया हूँ, ये वाला पार्ट मिटा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं सॉल्व कर रहा था ना, तो मैं फिर से ऐसा करता हूँ, सिंस मैं स्पेस को यूज कर चुका हूँ तो मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए, तो मान लिया इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ए है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ था क्वेश्चन में एफ था, ये गिवन था, मैंने बोला था ये गिवन। चलिए आगे बात करते हैं। दिस इज केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो जो आज मैंने पढ़ाया है फ्रिक्शन की का वैल्यू इन रोलिंग मोशन, उसको याद कीजिए। व्हेन द बॉडी इज अंडर प्योर रोलिंग, क्वेश्चन में प्योर रोलिंग लिखा हुआ है। व्हेन अ बॉडी इज अंडर प्योर रोलिंग, व्हेन अ बॉडी इज अंडर प्योर रोलिंग एंड एक्सटर्नल फोर्स इज आल्सो एक्टिंग। अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है और इस पे एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है तो फ्रिक्शन जीरो नहीं होता है, मैंने अभी लिखाया है। और फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगता है। और कितना लगता है तो सर ये पता नहीं, बट वो जीरो से लेके म्यू टाइम्स नॉर्मल के बीच में कुछ भी लग सकता है, स्टैटिक नेचर का, उसका यूज कर रहा हूं। इसका मतलब फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगेगा, कितना लगेगा पता नहीं। नाउ पहला इक्वेशन क्या लिखा था मैंने, A इज इक्वल्स टू आर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आप सबको समझा दूं। मैं अब आपको एक रटने वाला चीज बता रहा हूं, हालांकि इसे रटने वाला नहीं बोल सकता हूं, लेकिन नालायकों के लिए बोलना पड़ता है। ऐसे न्यूमेरिकल में एक इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन से लिखिए, F इज इक्वल्स टू ma, एंड दूसरा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखिए। सारा न्यूमेरिकल आज के बाद, मतलब इस लेक्चर, दिस सिचुएशन के बाद, हमारी आज के बाद कोई भी क्लास, आई मीन एक क्लास और, पूरा का पूरा इसी पे चलेगा, पूरा इसी पे चलेगा। वन इक्वेशन फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन एंड वन इक्वेशन टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। ये तीन चीज रट लीजिए, बहुत कुछ आगे बताना है। एक क्लास और लगेगा ही लगेगा, एकदम लगेगा, कुछ स्केप नहीं कर सकता। थोड़ा स्पीड कर सकता हूं मैं किसी चीज को स्केप नहीं कर सकता। न्यूमेरिकल कम करा सकता हूं, स्पीड ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन स्किप करूंगा तो आप लोग मेरे को गाली दोगे। तो याद रखिएगा, लॉज ऑफ मोशन से एक इक्वेशन एंड दूसरा इक्वेशन टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। चलिए, लॉज ऑफ मोशन से पहला इक्वेशन, लॉज ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन राइटवर्ड है, ये फोर्स राइटवर्ड है, फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड है, F minus F, F minus F is equals to ma, F minus F is equals to ma। दूसरा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क जीरो, mg का टॉर्क जीरो, देख लेंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, इसका भी क्लॉकवाइज होगा। कैसे, देखिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क मैंने बताया है r क्रॉस f, ये कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, और ये पीछे खींचिए, पीछे खींचिए, जैसे हम लोग किसी चरखे को खींचते हैं। ये चरखा है, चरखे पे रस्सी बंधा हुआ है, रस्सी को खींचेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा, पीछे वाले रस्सी को तो ऐसे भी r क्रॉस f क्लॉकवाइज, तो दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज है दोनों का, तो ऐड हो जाएगा, बट फोर्स ऐड नहीं होगा क्योंकि राइटवर्ड है, ये लेफ्टवर्ड है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज f into r, फोर्स into परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस F into R, फोर्स into परपेंडिकुलर। प्लस क्यों लिखा, दोनों का टॉर्क सेम सेंस में है। सेंटर ऑफ मास से ये दूरी R है, सेंटर ऑफ मास से ये दूरी R है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। फोर्स into परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स into परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स into परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इज इक्वल्स टू टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा, I मतलब 2/5 mr² into अल्फा। ये तीन इक्वेशन की आदत डालिए, सारा न्यूमेरिकल करके आइएगा, बिलीव मी
बिलीव मी। अब इसके आगे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स खत्म, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, इन तीनों को सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे को फ्रिक्शन बताना था। देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू मैंने क्या लिखा है, एफ लिखा है, न्यू टाइम्स नॉर्मल नहीं लिखा है, क्योंकि फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का रहेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लीज कुछ भी हो सकती है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। तो तुमको कैसे पता न्यू टाइम्स नॉर्मल रहेगा, इसलिए केवल एफ लिखा, याद रखना। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अल्फा की वैल्यू रख रहा हूँ और आर से कट करा रहा हूँ। देखो ये देखो इधर देखना, तुम लोग अब आगे नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं करेगा, आर आर आर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, फॉर टू का बाद में यूज करूंगा, फर्स्ट एंड थर्ड, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू 2/5m into r alpha, and r alpha is equals to a. This is 2/5m. This is equation number 4 लिख देता हूँ, 4 नंबर इक्वेशन। अब मैं सेकेंड एंड फोर्थ को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो a कट जाएगा। एक्सेलरेशन पूछा नहीं था, लेकिन अब बताओ इसमें एक्सेलरेशन भी निकल सकता है, फ्रिक्शन भी निकल सकता है, सब कुछ निकल जाएगा। तुमसे कोई एक्सेलरेशन पूछेगा तो दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को ऐड कर दो तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, डिवाइड कर दो फ्रिक्शन निकल जाएगा। मैंने पूछा फ्रिक्शन, डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 4, 2f माइनस f अपॉन 4f प्लस f इज इक्वल टू ma डिवाइडेड बाय 2/5ma, ma का टर्म कैंसिल, 5/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2f minus 2 small f, 5f 5 small f, hence देखो इधर, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, ध्यान से देखना, इसको इधर लाओ, hence the value for इसको इधर लाओ या इसको इधर लाओ, कुछ भी करो, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, hence this is minus 7f is equal to 3 times capital F, hence the value for friction is equals to -3f/7। निगेटिव का मतलब है कि फ्रिक्शन पीछे के बजाय आगे लगेगा। अब याद करो, मैंने नोट लिखा था जनरली, इसीलिए क्वेश्चन जनरली का मतलब एक्सेप्शंस भी है। अब तुम ध्यान से मेरे बात को सुन लो, क्लास खत्म करूंगा मैं। प्योर रोलिंग में तुम लोग हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगाओ, हमेशा लगाओ। मैं बता रहा हूं तुमको, ट्रिक बता रहा हूं मैं, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगाओ। 99% क्वेश्चंस में पॉजिटिव आएगा, जहां निगेटिव आएगा उसका मतलब ये होगा कि वैल्यू यही होगा बट फ्रिक्शन आगे लगेगा। इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, निगेटिव आ गया तो फ्रिक्शन जिधर लगाया उसके उल्टा होगा। लेकिन तुम लोग एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट ही लगा के चलना। अगर अपोजिट लगा के चलोगे एक्सटर्नल फोर्स के, तो अगर निगेटिव आ गया तो आंसर केवल डायरेक्शन रिवर्स होगा उसका। इसलिए बहुत सारे बुक्स में ऐसे लिखा है, मैं तो इतना नहीं बोल रहा हूं अभी, कि इन प्योर रोलिंग फ्रिक्शन जिधर मन उधर लगा दो, ऐसा बोलता है, जिधर मन उधर लगा दो। पॉजिटिव आ गया तो वही सही है, और निगेटिव आ गया तो उल्टा लगेगा। तो यार जिधर मन उधर लगाने ऐसा चाहिए कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगा के ऐसे रट करें और तब सॉल्व कर ले। निगेटिव आ गया तो उल्टा लगेगा। दिस इज योर आंसर। आंसर क्या बोलेंगे? फाइनल आंसर बोलेंगे 3f/7 इन राइटवर्ड डायरेक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कहीं टीचर्स ओलंपियाड में भी आ चुका है क्वेश्चन, कहीं देखा हूं मैं, क्वेश्चन याद नहीं है तो आंसर किया। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप इंक्लाइन प्लेन ब्लैंक सब पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे तो और करेंगे। ठीक है, लिख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास प्योर रोलिंग इंक्लाइन प्लेन हो। आगे मैं यही 3 चीज लिखूंगा, हर एक क्लास को, मेरे क्लास के बाद हर एक क्लास को रिपीट करना है, घर पे शाम को या नेक्स्ट मॉर्निंग में रिपीट करना है, हमेशा रिवीजन में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया प्योर रोलिंग कंडीशन। दिस इज लॉज ऑफ मोशन, दिस इज द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लिखो जल्दी से। फिर से नहीं बताना है ना, ये देखो सरफेस रेस्ट में था, एक बार जल्दी से बोलता हूं, सरफेस रेस्ट में था तो v इक्वल्स टू r ओमेगा, a इक्वल्स टू r अल्फा। लॉज ऑफ मोशन, कैपिटल F माइनस स्मॉल m इक्वल्स टू m इन न्यूटन सेकंड लॉ, F रिजल्ट इन मास इनटू एक्सेलरेशन। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क देखो कैसे, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, दोनों का सेंस सेम है। तो क्लॉकवाइज Fr, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से r है, r इज द रेडियस, तो परपेंडिकुलर, तो कैपिटल F into r, स्मॉल f into r। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन।
आई अल्फा इसलिए लिखा क्योंकि ये पहले से घूम रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है और ये दोनों भी क्लॉकवाइज है तो प्लस आई अल्फा। ठीक है, उसके बाद मैंने इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करके आर अल्फा का वैल्यू ए लिख दिया, आर अल्फा की जगह ए लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड एंड फोर्थ को डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।